एवरीवन, कैसे हैं बच्चों। हमें पता है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम अपने ज्योग्राफी का क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हम अपने हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके लेक्चर आप सोशल वर्ल्ड पे अच्छी तरीके से देख सकते हैं और कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हैं। और बच्चों, एनसीईआरटी आपकी बोर्ड के एक्सपेक्टेड से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे पता है आप सभी एनसीईआरटी अच्छे से कवर अप करेंगे, क्योंकि आपके एनसीईआरटी से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो एनसीईआरटी रीडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन नोट्स। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर को हम अच्छी तरीके से कवर अप करने वाले हैं बच्चों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको साथ में बताती हुई चलूँगी। ओके, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइड इट इज टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। ये लाइन हम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होके आ सकता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड रिसोर्स, आप रिसोर्स कैसे समझें, रिसोर्स क्या होता है। तो आपको ये बोल दे कि रिसोर्स के टर्म को डिफाइन करो, तो 2-3 नंबर का ये क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। तो हम इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये दिया गया है कि अपने एनवायरनमेंट पे सब कुछ अवेलेबल है जो हमारी मौजूद है, जो एक ह्यूमन बीइंग की नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। लेकिन उन सभी चीज़ों को हम अपने एकदम अच्छी तरीके से यूज़ करने के लिए, उन सभी रिसोर्सों को यूज़ करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं उन रिसोर्स को अच्छी तरीके से यूज़ करने के लिए। लाइक टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, वो जो रिसोर्स है हमारी, वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए। मतलब हमारे पास उसे निकालने के लिए टेक्नोलॉजी अच्छी खासी होनी चाहिए। इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए, मतलब इकोनॉमिकली फीजिबल ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि हम जो रिसोर्स निकालें उससे ज़्यादा उसे निकालने में हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाए और हम जो रिसोर्स निकालें उससे हमें कोई प्रॉफिट ना मिले। तो ये क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं रहेगा, वो हमारे लिए लॉस का होगा हमारे देश के लिए। तो नहीं, रिसोर्स जो भी होनी चाहिए वो इकोनॉमिकली फीजिबल होनी चाहिए। मतलब हम उसे जब किसी भी जगह से निकालें, प्राप्त करें या तो उसमें हमें उस जितना हमने उसमें अपना इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए, तभी वो रिसोर्स हमारे के लिए इकोनॉमिकली फीजिबल होगी। ठीक है, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब लोग उसे एक्सेप्ट करें, तभी तो वो रिसोर्स इम्पोर्टेंट होगी। जब लोग उसे उसमें कोई अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, उसे रिसोर्स की जैसे डिफाइन नहीं करेंगे, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, तो वो रिसोर्स की आइडेंटिटी को पूरी तरीके से रिमूव्ड हो जाएगी उसकी। इसलिए हमें वो कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होनी चाहिए। मतलब ये 3 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जो एक रिसोर्स को बनाने में हेल्प करते हैं, या एक रिसोर्स को निकालने में, उसे बनाने में, उसे लोगों तक पहुंचाने में जो हेल्प करते हैं। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है बच्चों, तो रिसोर्स टर्म क्या है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी हो, इकोनॉमिकली फीजिबल भी हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो, वही रिसोर्स होता है, वरना वो रिसोर्स नहीं होता है। अगर कोई इन चीज़ों में से एक भी चीज़ अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो रिसोर्स टर्म डिफाइन नहीं कर रही है। तो आपको ये 3 इंपॉर्टेंट की पॉइंट याद रखने होंगे। तो बच्चों, नीचे एक हमें डायग्राम टाइप का दिया गया है, तो उसको पहले में हम लोग समझ लेते हैं कि जो एक ट्रायंगल टाइप का बना है वो एक ह्यूमन बीइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ऊपर हमें फिजिकल इन्वायरमेंट दिया गया है, मतलब नेचर हमारा, फिर हमें टेक्नोलॉजी दी गई, उसके बाद इंस्टीट्यूशन दिया गया है। मतलब ये सभी इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन दिया गया है कि देखो, जब नेचर होगा उसमें रिसोर्स होगी, टेक्नोलॉजी होगी तब हम उसे निकाल सकते हैं, उसका प्रॉफिट ले सकते हैं, और ये सारा काम करेगा कौन, वो इंस्टीट्यूशन होगा जो टेक्नोलॉजी रिसोर्स को पता लगाएगा कि वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है कि या लॉसेबल है। तो हमें
यहाँ पे एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बताई गई है नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन के बीच में। तो अगर आपको रिसोर्स टर्म डिफाइन करने को आ जाए बोर्ड में, तो अगर आप ये डायग्राम भी बनाते हैं तो आपका जो क्वेश्चन मतलब आंसर होगा वो अच्छी तरीके से और रिप्रेजेंट हो सकता है। ठीक है बच्चों। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट एंड इंटरेक्टिव रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। वही बात बोली जा रही है, पूरी जो प्रोसेस है एक रिसोर्स को डेवलप करने की, निकालने की, जो भी उसमें एक इंटरेक्टिव रिलेशन होता है किनके बीच में, नेचर के बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में, इंस्टीट्यूशन के बीच में। क्योंकि नेचर से हम नेचर में रिसोर्स होगी, टेक्नोलॉजी से हम उसे निकाल सकते हैं, और ये सारा वर्क कौन करेगा कि कहाँ रिसोर्स है नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन करेगा। ठीक है। ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ नेचर। ह्यूमन बीइंग, हाँ हम लोग सभी लोग एक नेचर से इंटरेक्ट करते हैं, हम लोग एक इन्वायरमेंट में रहते हैं, नेचर में रहते हैं, और किसके थ्रू, टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन। और हम उस नेचर को यूटिलाइज कैसे कर पाते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू। हम भी लोग जानते हैं कि हम टेक्नोलॉजी के विदाउट बहुत सारी नेचर की ऐसी थिंग्स हैं जिन्हें हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। जब हम उन्हें नेचर के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू उसे यूटिलाइज करते हैं, उससे हम एक इंस्टीट्यूशन को क्रिएट करते हैं। मतलब वो इंस्टीट्यूशन जो ये सब कुछ देखेगा, जो टेक्नोलॉजी आ रही है उससे पूरे रिसोर्स को बाहर निकालना, देखना कि वो हमारे लिए कितना प्रॉफिट है, हमारे लिए लॉस है। तो पूरा ये वर्क कौन करता है, कि इंस्टीट्यूशन करता है ना। तो जो वो इंस्टीट्यूशन क्रिएट होगा वो हमारी किस में हेल्प करेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में करेगा, एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है। डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट आर नॉट, आर एक मिनट, आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एज इज एज्यूम्ड बाई मैनी। बहुत लोग ऐसा एज्यूम करते हैं तो ऐसा एज्यूम करते हैं बहुत सारे लोग कि जो नेचर है, नेचर में जो रिसोर्स एग्जिस्ट करती हैं वो सारी फ्री गिफ्ट है, भगवान जी ने हमें दिया है, आई मीन गॉड ने हमें गिफ्ट किया है, फ्री गिफ्ट है। बिकॉज ये हम पे कुछ चार्ज नहीं करती हैं। हम लोग वाटर यूटिलाइज करते हैं वो, हाँ ठीक है, वो गवर्नमेंट हम पे चार्ज लेती है, लेकिन नेचर हमसे इतनी सारी रिसोर्स हमें प्रोवाइड करता है, उसका कोई भी चार्ज नहीं लेता है। तो इसलिए फ्री गिफ्ट है। और दे आर नॉट, कुछ लोग कहते हैं, मतलब ऐसा भी मान सकते हैं कि है कि नहीं है, आपसे क्वेश्चन टाइप कर दिया जा रहा है यहाँ पे। रिसोर्स एज अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। रिसोर्स एक फंक्शन है ह्यूमन एक्टिविटी का। रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन एक्टिविटी में, ये हम सभी जानते हैं। अगर रिसोर्स नहीं होगा तो ह्यूमन बीइंग सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली। ठीक है। क्योंकि वाटर भी एक रिसोर्स ही तो है। विदाउट वाटर हम लोग लाइव नहीं कर सकते, हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए बहुत सारे रिसोर्स है जो ह्यूमन बीइंग की हर एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमन बीइंग थेमसेल्फ आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स। और जो ह्यूमन बीइंग है वो खुद भी जानते हैं कि ये रिसोर्स के बहुत सारे कंपोनेंट उनके लिए बहुत, खुद के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है ह्यूमन बीइंग के लिए। They transform material available in our environment into resource and use them। और बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल हमारी इन्वायरमेंट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जिन्हें हम रिसोर्स के वे में यूज करते हैं, लाइक वाटर हो गया, मिनरल्स हो गया। ठीक है। अब हम यहाँ से आगे देखने जा रहे हैं कि जो रिसोर्स है ना उनका क्लासिफिकेशन भी किया गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रिसोर्स का क्लासिफिकेशन, रिसोर्स का क्लासिफिकेशन किन किन वे में किया गया है। तो अगर आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है सब्जेक्ट, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो आप सभी को याद रखना है कि जो रिसोर्स होती है वो किन किन वे में क्लासिफिकेशन की गई हैं। ठीक है। तो फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के बेसिस में भी जो रिसोर्स हैं वो टू वे में डिवाइडेड है, बायोटिक एंड अबायोटिक। ठीक है। हम प्रॉपरली इसको स्टडी करेंगे अभी आगे, लेकिन अभी आप समझते चलो किन किन वे में की गई और साथ में ही याद करते हुए चलो। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। on the basis of ownership like individual, community, national and international, on the basis of status of development, potential, developed, stock and reserve। अब एक बार शुरुआत से स्टार्ट करते हैं।
बायोटिक एंड अबायोटिक मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आपकी बायोस्फीयर से हमें ऑब्टेन होती है एंड वो लाइफ है, जिनके अंदर लाइफ है, वो जिंदा है, वो बायोटिक है। एंड अबायोटिक जो हम नॉन लिविंग थिंग कंपोनेंट से डेराइव करते हैं, ठीक है, और जिनमें वो लाइफ नहीं है, मतलब वो जिंदा नहीं है, वो अबायोटिक होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी, उसका मतलब है रिन्यूअल, और रिन्यूअल का मतलब यहाँ पे क्या है, रिन्यूअल रिसोर्स वो होती हैं जो अगर अभी तो एग्जिस्ट कर रही हैं, अगर वो बाद में ख़त्म भी हो जाती है तो वो बाद में रिन्यू हो सकती हैं, एंड वो साथ ही साथ रिन्यू होती हुई चलती हैं, ठीक है। जैसे वाटर को एक रिन्यूअल रिसोर्स माना गया है, क्योंकि जब बारिश का पानी आता है तो वो हमारे ज़मीन के अंदर जाता है, तो उससे जो वाटर होता है वो रिन्यू होता रहता है, ठीक है। और बहुत, और जो हमारे मिनरल्स हैं उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स माना गया है, क्योंकि उनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप के बेस पे भी रिसोर्स को डिफाइन किया गया है, जैसे इंडिविजुअल, किसी का प्लॉट हो गया, किसी का होम हो गया, वो उनकी एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, उनकी इंडिविजुअल ऑनरशिप है, ठीक है। कम्युनिटी, जैसे जो बहुत सारी कम्युनिटीज़ पार्क होते हैं, जो एक मतलब गवर्नमेंट जो पार्क बनाती है तो वो सारी कम्युनिटी के होते हैं, ऐसा नहीं है वो किसी इंडिविजुअल के होते हैं, वहाँ पूरी कम्युनिटी की ऑनरशिप होती है और वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, ठीक है। अब नेशनल क्या होते हैं, जितनी भी रिसोर्स हमारे इन कंट्री की टेरिटरी में आती हैं वो सारी नेशनल रिसोर्स होती हैं, ठीक है। इंटरनेशनल क्या होते हैं कि जो भी एक कंट्री की जहाँ तक बाउंड्री है, उनकी टेरिटोरियल बाउंड्री है, वहाँ तक तो उनकी रिसोर्स हैं, उसके आफ्टर उसके बाद की जो रिसोर्स होती हैं, जो कोई भी देश एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वहाँ पे किसी भी देश का रूल नहीं चलता है, किसी भी कंट्री का रूल नहीं चलता है, वहाँ पे इंटरनेशनल रूल चलता है उन रिसोर्स पे, तो वो इंटरनेशनल रिसोर्स होती हैं। लाइक ओशियनिक वाटर, मतलब जो इंडियन ओशियन है वहाँ पे 200 नॉटिकल 12 नॉटिकल तक तो इंडिया का रूल है उस वाटर पर, लेकिन एक मिनट, लेकिन उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स, मतलब 200 नॉटिकल माइल्स के विंड में जो भी ओशियनिक वाटर है वहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल लोगों का जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन होता है उनका रूल चलता है, तो वहाँ पे कोई पर्टिकुलर कंट्री का रूल नहीं चलता है, वो पूरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का रेगुलेट करता है उस रिसोर्स को, ठीक है। जहाँ पे हम विदाउट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हम वो रिसोर्स को वहाँ से ले नहीं सकते हैं, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है, उसके बेसिस पे भी जो रिसोर्स हैं उनको डिवाइड किया गया है। जैसे पोटेंशियल, बहुत सारे रिसोर्स होते हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन बीइंग की नीड्स को सर्वाइव कर सकती हैं और वो करती भी हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको अपनी यूज़ में बहुत प्रॉपरली ला सकें, लेकिन उन रिसोर्स में पोटेंशियल है कि वो हमारी ज़रूरत को पूरी तरीके से फुलफ़िल कर सकती है। जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, इनको हम लोग अपने वर्क में लेते तो हैं लेकिन पूरा यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, प्रॉपरली, क्योंकि इतनी सारी सोलर एनर्जी है, हम लोग उसे प्रॉपरली पूरी तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी वेस्ट हो जाती है। डेवलप्ड मतलब बहुत सारी रिसोर्स होती हैं जो डेवलप्ड हो चुकी हैं, जिन्हें हम डेवलप रिसोर्स भी करते हैं, जहाँ पे हम उनकी क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेट को भी डिफाइन करते हैं, ठीक है। स्टॉक, और स्टॉक क्या होता है कि बहुत जो स्टॉक जो मटेरियल होता है इन्वायरमेंट में, उसके पास पोटेंशियल तो है कि वो ह्यूमन बीइंग की नीड्स को सर्वाइव करती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर दे। और बहुत सारे बच्चों को पोटेंशियल और स्टॉक में डिफरेंस कन्फ्यूजन होती है, तो सीधे समझ लो पोटेंशियल क्या होता है कि हम उन रिसोर्स को यूटिलाइज तो कर रहे हैं लेकिन पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, उनका मोर देन पार्ट वेस्ट जा रहा है, ठीक है। और स्टॉक क्या होता है कि हमारे पास मटेरियल भी है वो, और उनमें पोटेंशियल भी है कि वो हमारी नीड्स को पूरी तरीके से फुलफिल कर सकती हैं, बट वहाँ पे ह्यूमन बींग्स के पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। और रिजर्व क्या होते हैं, जो रिजर्व होते हैं वो एक सबसेट स्टॉक का ही होते हैं, लेकिन हम वहाँ पे जो हमारी रिसोर्स होती है उन्हें कुछ समय के लिए यूज़ नहीं करते हैं, उन्हें हम एक तरीके से कंजर्व करके रखते हैं हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। अब हम आगे इस फिगर को देख रहे हैं, रिसोर्स।
नेचर में हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होती हैं। रिन्यूएबल में जैसे कॉस्ट फ्लो, विंड, वाटर, ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। बायोलॉजिकल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे रिसाइकलेबल मेटल, जिन्हें हम रिसाइकल तो कर सकते हैं बट वो नॉन रिन्यूएबल है, वो दोबारा नहीं बन सकता है, बनेगा तो मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे। और नॉन रिसाइकलेबल जैसे फॉसिल फ्यूल, क्योंकि वो तो अगर एक बार जल गया तो दोबारा उसे साइक्लेबल तो ना कर सकते हैं, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल में हमारा नेचर और वाइल्ड लाइफ आ जाती है। नेचुरल में हमारी वेजिटेशन आ जाता है जो फॉरेस्ट में होता है, और वाइल्ड लाइफ होती है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, जो पूरा इंस्टीट्यूशन होता है स्ट्रक्चर डिज़ाइन करता है, और क्वालिटी एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेट को डिफाइन करता है उसके, ठीक है। आगे हम मूव कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम इस थोड़ा प्रॉपरली अच्छी तरीके से रीडअप कर लेते हैं, और यहाँ पे आप अंडरलाइन करते हुए चलना। ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, बच्चों जो आपका टाइप ऑफ रिसोर्स आपका जो टॉपिक था वो 2026 टू 2027 के सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो अब आपको वो पढ़ना नहीं है। लेकिन जो उसके टाइप्स आपको आगे दिए गए हैं, क्लासिफिकेशन दिया गया, आप उनको मैंने आपको बहुत डिटेल्ड में भी समझा दिया है, और उनको याद रखना। और आपको पूरा प्रॉपरली, जिन बच्चों के पास पुरानी एनसीईआरटी है तो वो टॉपिक हमारा डिलीट हो चुका है, अब डायरेक्ट हमारा डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स है 2026 टू 2027 के सिलेबस में, ठीक है बच्चों। रिसोर्स आर विटियर फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो रिसोर्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, हम सभी जानते हैं, क्योंकि विदाउट रिसोर्स ह्यूमन बीइंग कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। एंड और इसी के साथ साथ जो रिसोर्स होती हैं वो एक ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी मेंटेन करती हैं, उसकी एक अच्छी लाइफ को भी मेंटेन करती हैं। इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। As a result, human beings use them indiscriminately, and this has led to the following major problem. देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, पहले वो सुन लो, कि ऐसा पूछा जा सकता है कि क्या जो रिसोर्स हैं वो फ्री गिफ्ट है नेचर का। तो आपको बताना होगा कि यस, जो रिसोर्स है वो फ्री गिफ्ट ऑफ द नेचर है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ह्यूमन सर्वाइवल में, वो हमसे कोई चार्ज नहीं करती हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को इन्हांस करती हैं विदाउट एनी चार्ज, इसलिए वो नेचर का फ्री गिफ्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं तो बन सकता है, ठीक है। अब आगे क्या दिया जा रहा है, प्रॉब्लम्स बताई जा रही है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, अब वो जो रिसोर्स है उन्हें इनडिस्क्रिमिनेटली, मतलब इनडिस्क्रिमिनेटली तरीके से यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई बहुत ज़्यादा कर रहा है, कोई बहुत कम कर रहा है, और किसी को रिसोर्स का बिल्कुल भी यूज ही नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स को लीड करता है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि जब ह्यूमन बीइंग रिसोर्स को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं तो उससे कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको डिफाइन करो। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने होंगे, अंडरलाइन कर लेना। डेफिनेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। रिसोर्स धीरे धीरे डेप्लाइट होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, क्योंकि वो सिर्फ कुछ लोगों, कुछ इंडिविजुअल की लालचपन या ग्रीड को सेटिस्फाई कर पा रही हैं। वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन की नीड्स को सेटिस्फाई ना करते हुए कुछ लोगों की ग्रीड को ओनली सेटिस्फाई कर पा रही हैं। Second point is accumulation of resource in few hands, which in turn divided the society into two segments, haves and have not, और rich and poor। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो रिसोर्स हैं वो कुछ लोगों के हाथ में सिमट के रह गई हैं, एक्यूमुलेट होके रह गई हैं, और ये चीज़ क्या डिवाइड करता है, सोसाइटी को टू सेगमेंट में डिवाइड करता है, हैव्स एंड हैव नॉट, मतलब किसी के पास तो है और किसी के पास कुछ नहीं है। या फिर हम अपने दूसरे वर्ड्स में से ये भी बोल सकते हैं रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब में, क्योंकि जो रिच हैं उनके पास रिसोर्स का पूरा कॉम्बिनेशन है, वो पूरा रिसोर्स का बेनिफिट ले रहे हैं, और जो पुअर है उनके पास रिसोर्स है भी नहीं, उन्हें कोई यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो वो और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। Third point is indiscriminate exploitation of resource has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। जो इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है,
वो क्या क्या लीड कर रहा है, वो लीड कर रहा है ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस, एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो पूरे पूरे वर्ल्ड में होगा, ग्लोबल में बोल रहे हैं, सच एज ग्लोबल वार्मिंग। हम लोग ग्लोबल वार्मिंग आजकल कितना सुनते हैं, ये वर्ड ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके लिए जो हमारे मौसम भी हैं वो अपने टाइम पे ना आके उससे पहले और उसके बाद में अपने ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अपना काम करते हैं, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, जो ओजोन लेयर है उसमें वो भी धीरे धीरे डिप्लीट होते जा रही है, ख़राब होती हुई जा रही है, जिससे ये बहुत ज़्यादा डिसीजेस कॉज कर सकता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी लीड कर रहा है, और लैंड डिग्रेडेशन, और लैंड का भी डिग्रेडेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, आगे मूव करें। अब हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। ये तो हमने प्रॉब्लम पढ़ ली है, लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन यही है, और आपको यहाँ अंडरलाइन करनी है यहाँ पे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है जब इतनी मेजर प्रॉब्लम डील हो रही है इनडिस्क्रिमिनेटली रिसोर्स की वजह से, तो उसका कुछ सॉल्यूशन है तो आपको बताना होगा। एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स हैज़ बिकम एसेंशियल फॉर अ सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स मतलब सबको एक इक्वल तरीके से रिसोर्स का डिवीज़न होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कि सब लोग रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकें। जो सोसाइटी है वो 2 सेगमेंट में ना डिवाइड हो, रिच एंड पुअर, हैव एंड हैव नॉट, और जो रिसोर्स का अकोमोडेशन वो बस कुछ लोगों के हाथ में ना रह जाए, जबकि वो सभी लोगों के पास इक्वल हो, सभी लोग उसको यूज़ कर सकें और उसका बेनिफिट लेके अपनी जो लाइफ है उससे सस्टेन, उसकी क्वालिटी को सस्टेन कर सकें, और पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोबल में एक पीस मतलब शांति बनी रहे। तो इसके लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। If the present trend of resource depletion by a few individual and country continue, हम ये देख रहे हैं कि इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे ट्रेंड चल रहा है कि जो रिसोर्स हैं वो डेप्लीट होती जा रही है, ख़त्म होती है, यानी किसके द्वारा, फ्यू इंडिविजुअल के द्वारा या कुछ कंट्रीज़ के द्वारा, और जो इसका जो रिसोर्स का इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लॉयटेशन है वो कंटिन्यू कर रही हैं, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज इन डेंजर, इसलिए जो हमारे प्लैनेट आई मीन अर्थ का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा डेंजर में है, मतलब खतरे में, क्योंकि कुछ कंट्रीज़, कुछ इंडिविजुअल से ये पूरा वर्ल्ड नहीं बना, ये हर एक पॉपुलेशन, हर एक इंसान से ये पूरा वर्ल्ड बना है। तो इसके लिए हर एक इंसान की सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करती है, और अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स नहीं होता है तो ये हमारा जो प्लैनेट है उसके लिए, उसके फ्यूचर में ये बहुत ज़्यादा डेंजर होगा, उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। Therefore, resource planning is essential for sustainable existence. रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस के लिए, ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, हर फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हम रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, कहाँ हमारी ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका सबको बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज द कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और जो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस है वो किसका कंपोनेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है। अब हम जो यहाँ पे अंदर एक पॉइंट में लिखा है, ये बच्चे छोड़ देते हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत बार बन चुका है, तो आप अंडरलाइन करिए इस पर। Sustainable economical development mean development should take place without damaging the environment. Sustainable economical development क्या होता है, sustainable development क्या होता है, कि डेवलपमेंट तो हो, डेवलपमेंट तो शुड टेक प्लेस, डेवलपमेंट तो होनी चाहिए क्योंकि वो तो इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए, लेकिन विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। लेकिन डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे इन्वायरमेंट में कोई भी डिफेक्ट ना आए, इन्वायरमेंट को कोई भी हानि ना हो, उसमें कोई भी डैमेज ना हो। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन, और जो प्रेजेंट में डेवलपमेंट हो रही है अच्छी बात है, क्योंकि वो एक कंट्री के लिए डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन को इन्हांस करने के लिए, लेकिन वो डेवलपमेंट अभी के लिए तो डेवलपमेंट है,
ये बात अच्छी है, डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अभी तो डेवलपमेंट है और हम इस टाइम के डेवलपमेंट को देखते हुए और हम फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि हम फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वही है कि डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट, डेवलपमेंट तो होनी चाहिए लेकिन वो फ्यूचर जनरेशन की नीड के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट्स आप लोग याद कर लीजिए, 2 पॉइंट तरीके से बना लीजिए कि डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए, और डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्रोमाइज विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, वो अपने आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द एम, यहाँ पे दिया गया रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द एम ऑफ रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट इन 1992। ठीक है, इसका क्या एम था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर अंडरलाइन कीजिए। In June 1992, more than 100 heads of the state meet in Rio de Janeiro in Brazil. 1992 में जून के महीने में मोर देन 100 से ज़्यादा कंट्री के हेड्स में मतलब मिलते हैं रियो डे जेनेरियो इन ब्राज़ील में। ब्राज़ील में मिलते हैं फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। आपको ये भी याद रखना है, ये पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट थी जो हुई थी जून 1992 में रियो डे जेनेरियो इन ब्राज़ील में। ठीक है, अब ये जो समिट थी उसका क्या ऑब्जेक्टिव था, वो क्या कन्वे करती थी, सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव क्या था वो पढ़ते हैं। द समिट वॉज convened for addressing urgent problem of environmental protection and social economical development at the global level। अंडरलाइन करिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अर्थ समिट हुई थी उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो क्या शो कर रही थी जो अर्जेंट प्रॉब्लम है इस टाइम पे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करना, क्योंकि इतना पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इतना ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे हमें अपना इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करना है, इसलिए ये अर्थ समिट रखी गई थी। तो किसके लिए रखी गई थी, 2 काम के लिए। अर्जेंट प्रॉब्लम को, इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो अर्जेंट प्रॉब्लम है उन्हें पूरी तरीके से दिखाने के लिए, सबको एड्रेसिंग करने के लिए, बताने के लिए और समझाने के लिए। एक तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की, हम अपनी पूरे इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे बचाएं, एंड सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, और सोशल बेसिस पे हम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कैसे करें। ठीक है, पूरे ग्लोबल लेवल में, किसी भी कंट्री की बात नहीं हो रही है, पूरी ग्लोबल लेवल की बात हो रही है। The assembly leaders signed the Declaration of Global Climate Change and Biological Diversity। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो असेंबली के लीडर थे उन्होंने एक डिक्लेरेशन पे साइन किया। वो डिक्लेरेशन क्या शो अप करता था, किस पे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट, क्या इम्पैक्ट था उसका, वो था ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, जो ग्लोबल में क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके ऊपर, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर। ठीक है, द रियो कन्वेंशन इनरोल्स या सपोर्ट, इनरोल्स मतलब यहाँ पे सपोर्ट भी बोल सकते हैं कि जो रियो डी जेनेरियो में आज समिट हुई वो किन किन प्रिंसिपल को अडॉप्ट करती है, किसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी। द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, कि हर जगह फॉरेस्ट होने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जिससे हम अपने इन्वायरमेंट को बहुत अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे और हम अपने रिसोर्स को भी अच्छी तरीके से सस्टेन कर पाएंगे, जिससे हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अपने आप इन्हांस होगी। ठीक है, तो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एडॉप्ट एजेंडा 21। एजेंडा 21 क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आपको याद रखना है कि उसने क्या क्या प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया, ग्लोबल फॉरेस्ट के प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया, एंड एजेंडा 21 किस लिए किया ये भी आपको पता होना चाहिए। फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21 सेंचुरी। 21 सेंचुरी आते आते सस्टेनेबल डेवलपमेंट को वो पूरी तरीके से पूरे ग्लोबल लेवल पे अडॉप्ट कर लें। ठीक है, अब हम एजेंडा 21 की तरफ बढ़ते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 आ सकता है। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है एजेंडा 21। It is the declaration signed by world leader in 1992 at the United National Conference। हम देख चुके हैं 1992 में जो वर्ल्ड लीडर थे उन्होंने डिक्लेरेशन पे साइन किया, कहाँ पे, एट द यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट। आपको ये याद रखना है, UNCED की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है आपसे, MCQs में पूछी जा सकती है, एक आध नंबर में हो सकता है ऑब्जेक्टिव वाइज पूछ ली जाए, तो आपको पता होना चाहिए
यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। और ये कहाँ पे हुई थी? रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी। और इस एजेंडा 21 का जो अडॉप्ट किया गया था उसका क्या एम था? इट एम एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट 21 सेंचुरी तक। और इस एजेंडा 21 का मोस्ट इम्पैक्ट यही था कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव करनी है, ठीक है। और इट इज़ एन एजेंडा टू कम्पैट इन्वायरमेंट डैमेज, और जो ये एजेंडा था वो क्या क्या और क्या कम्पैक्ट करता था और किसके लिए इम्पोर्टेंट था? इन्वायरमेंट के जो डैमेज था उससे कम्पैक्ट करने के लिए, पॉवर्टी, डिसीज़, इन सभी को कम्पैक्ट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए, बिल्कुल निगेटिव वे में, ठीक है। थ्रू किसके थ्रू? अब ये एजेंडा 21 किसके थ्रू वर्क करेगा? तो ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, क्योंकि कोई भी सब अपने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे, इकोनॉमिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट एंड म्यूचुअल नीड एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको ये भी याद रखना है कि ये जो एजेंडा है वो इन्वायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी और डिसीज को किसके थ्रू कम्पैक्ट कर पाएगा? तो ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21, और सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था एजेंडा 21 का, वो रीड करते हैं, इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट विथड्रॉ इट्स आउट लोकल एजेंडा 21। इसका सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव ये था कि जो एजेंडा 21 रियो डी जेनेरियो की अर्थ समिट में अडॉप्ट किया गया था, तो ये एजेंडा 21 हर एक लोकल गवर्नमेंट अडॉप्ट करे, उसे ड्रॉ करे अपने लोकल में, जिससे जो हम अपनी इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जल्दी से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारा एजेंडा 21 का टॉपिक ख़त्म हो गया। आज हमने यहाँ से पढ़ लिया है। कल हम रिसोर्स प्लानिंग के टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। नई बुक में होगा रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो कल हम रिसोर्स प्लानिंग को पढ़ेंगे। आज हमारा यहाँ तक हुआ है, तो जितने जितने पॉइंट्स पे मैंने अंडरलाइन किया उन सबको अच्छे से पढ़ लेना। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करते हो, उसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को याद करते रहते हो, तो आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं कुछ दिनों में, तो वो हम करेंगे, ठीक है। बाय बाय बच्चों, टेक केयर, एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपना रिस्पॉन्स दें।